हेलो एवरीवन। आज हम लोग हमारी वॉच लिस्ट से दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सेकंड इज थंगामाइल ज्वेलर्स। फर्स्टली हम लोग इन कंपनीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। तो फर्स्टली हम लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पिक करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 3 के एक्चुअल नंबर जानने से पहले एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि FY 26 के लिए इनकी मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ गाइडेंस था कि हम लोग FY 26 के अंदर नॉमिनल जीडीपी का लगभग 2 से 2.5 गुना ग्रोथ करेंगे। मतलब मोटा मोटा इनकी लोन बुक की ग्रोथ का गाइडेंस यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में था। एंड क्रेडिट कॉस्ट के परस्पेक्टिव से इनका गाइडेंस था कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट 1% से नीचे रहेगा। अब एक बार एबी बैंक के जो क्वार्टर 3 के एक्चुअल नंबर्स हैं उनको एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं जो इनका गाइडेंस था उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है या फिर अंडर अचीव किया है। ये है एबी बैंक के क्वार्टर 3 FY 26 के नंबर्स। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के परस्पेक्टिव से। तो इनकी लोन बुक वाई एन वाई परस्पेक्टिव से लगभग 19.30% से ग्रोथ हुई है एंड क्यू एन क्यू परस्पेक्टिव से यहाँ पे 5.70% से ग्रोथ हुई है। मतलब जो इनका गाइडेंस था लोन बुक अराउंड 20% से ग्रोथ कराने का वो यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हमारे जो टोटल रिटेल लोन बुक है उसमें से लगभग 93% पार्ट उसका सिक्योर्ड बुक है। एंड यदि अनसिक्योर्ड पार्ट की बात करें तो टोटल रिटेल लोन बुक का लगभग 7.30% है। उसके अंदर मेजरली क्रेडिट कार्ड का बिजनेस आता है, पर्सनल लोन का बिजनेस आता है एंड माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट वाला बिजनेस आता है। एंड यहाँ पे मेंशन भी इन लोगों ने किया है कि माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने क्यों उनकी परस्पेक्टिव से 1% से हमारे लोन बुक को ग्रोथ किया है। ऑल्दो वाई परस्पेक्टिव से इनकी माइक्रो फाइनेंस लोन बुक यहाँ पे लगभग 16.70% से डी ग्रोथ हुई है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल लोन बुक में से यदि अनसिक्योर्ड बुक को रिमूव कर दें तो वो वाली लोन बुक यहाँ पे लगभग 23.40% से ग्रोथ हुई है वाई परस्पेक्टिव से। एंड क्यों उनके परस्पेक्टिव से वाले लोन बुक यहाँ पे लगभग 6.10% से ग्रोथ हुई है। मतलब जो अनसिक्योर्ड वाली लोन बुक है उस पे बैंक यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। मेजरली इनका फोकस यहाँ पे सिक्योर्ड बुक पे हो रहा है जो यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के परस्पेक्टिव से। तो क्यू के परस्पेक्टिव से इनके ग्रोथ एनपी यहाँ पे 11 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए हैं। मतलब क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर इनका ग्रोथ एनपी था 2.41% के आसपास में एंड करंटली क्वार्टर 3 FY 26 के अंदर इनका ग्रोथ एनपी आया लगभग 2.30% के आसपास में। एंड बात करें नेट एनपीए के परस्पेक्टिव से तो यहाँ पे लगभग स्टेबल है 0.88% के आसपास में। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इस बैंक का जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे और ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। एंड उनके परस्पेक्टिव से यहाँ पे 41 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट में यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड बात करें बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से तो क्वार्टर 3 के अंदर वाई परस्पेक्टिव से इस बैंक का प्रॉफिट 26% से ग्रोथ हुआ है एंड क्यू के परस्पेक्टिव से इस बैंक का प्रॉफिट यहाँ पे 19% से ग्रोथ हुआ है। अब एक बार माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर क्या स्टेटस है इस बैंक का वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वाई परस्पेक्टिव से इनकी लोन बुक है माइक्रो फाइनेंस की वो यहाँ पे इंप्रूव नहीं हुई है, बट क्यू की परस्पेक्टिव से इनकी माइक्रो फाइनेंस लोन बुक यहाँ पे इंप्रूव हुई है। मतलब यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऑल्दो ग्रोथ थोड़ी कमी है बट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट के 2-3 क्वार्टर से इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है एंड करंटली इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है लगभग 99.30% के आसपास में है। बात करें माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के एनपीएस के बारे में तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उनके परस्पेक्टिव से इनका ग्रोस एनपीए माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर इंप्रूव हुआ है। क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर इनका ग्रोस एनपीए था 4.30% के आसपास में, वो इंप्रूव होकर क्वार्टर 3 FY 26 के अंदर 3.70% के आसपास में आ गया है। एंड साथ में जैसे हमने डिस्कस किया इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है। अब एक बार इस बैंक के जो रिटर्न रेशियोज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है एंड लास्ट के क्वार्टर के कंपैरिजन में तो यहाँ पे लगभग 20 बेसिस पॉइंट से इनका रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव होता दिखाई दे रहा है। एंड बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के परस्पेक्टिव से तो वो भी यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रही है, जबकि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 200 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इस बैंक के रिटर्न रेशियोज देख के ये लग रहा है कि वापस से रिटर्न रेशियोज इनके सही डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो मैक्सिमम ग्रोथ एनपी रिपोर्ट हुआ था वो क्वार्टर 1 FY 26 के अंदर रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद में कंसिस्टेंटली इनका ग्रोथ एनपीए इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जो इनका वर्स्ट था वो ऑलरेडी यहाँ पे इनका बीत चुका है। अब जो आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स होंगे उनके अंदर बैंक यहाँ पे अच्छी खासी अपनी एसेट क्वालिटी रिपोर्ट कर पाएगा। अब एक बार इस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनकी लोन पे यील्ड है वो लगभग 13.80% के आसपास में है क्वार्टर 3 FY 26 के अंदर। एंड जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड है वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली लास्ट के 2-3 क्वार्टर से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वार्टर 1 FY 26 के अंदर इनका कॉस्ट ऑफ फंड लगभग 7.10% के आसपास में था
एंड जो कम होकर लगभग करंट क्वार्टर के अंदर Q3 FY26 के अंदर 6.60% हो गया है, जिसकी वजह से जो इनका स्प्रेड है, मतलब इनकी लोन पे यील्ड है माइनस जो इनकी बोरोविंग कॉस्ट है उसको घटा देते हैं तो इनका स्प्रेड निकल के आता है। वो स्प्रेड यहाँ पे Q3 FY26 के अंदर इंप्रूव होता दिखाई दे रहा है एंड करंटली ये लगभग 7.20% के आसपास में है, जिसके कारण जो इनका निम परसेंटेज है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। Q2 के अंदर इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 5.50% के आसपास में था एंड करंटली ये लगभग 25 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होकर 5.75% के आसपास में है। तो ये हमने डिस्कस करे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 के नंबर्स। अब एक बार नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने पे ये पता लग रहा है कि जो इनकी लोन बुक है वो वाई परस्पेक्टिव से यहाँ पे लगभग 20% से ग्रोथ हुई है, जबकि यदि टोटल लोन बुक में से अनसिक्योर्ड पार्ट को रिमूव कर दें तो वो वाली लोन बुक यहाँ पे लगभग 23% से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बात करें एसेट क्वालिटी के बारे में तो क्यों उनकी परस्पेक्टिव से इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है लास्ट के 2-3 क्वार्टर से। अब एक बार एयू बैंक को जो हमारा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है उसे क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस बैंक की एसेट क्वालिटी क्यों उनकी परस्पेक्टिव से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए या फिर स्टेबल होनी चाहिए, तो उस वाले क्राइटेरिया को यहाँ पे एयू बैंक पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, तो हमारा क्राइटेरिया होता है कि उस बैंक की लोन बुक ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से होना चाहिए, तो उस वाले क्राइटेरिया को भी ये बैंक यहाँ पे पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस बैंक की जो रिटेल लोन बुक है उसका लगभग 90% पार्ट यहाँ पे सिक्योर्ड बुक का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एयू बैंक की जो रिटेल लोन बुक है उसका लगभग 93% पार्ट यहाँ पे सिक्योर्ड बुक है। मतलब हमारे तीसरे क्राइटेरिया को भी यहाँ पे एयू बैंक पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बार इस बैंक का वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस कर लेते हैं। करंटली इस बैंक का स्टॉक लगभग 4 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है एंड यदि इस बैंक की लोन बुक अराउंड 20% के आसपास से ग्रोथ करती है तो जो इनका फॉरवर्ड प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आएगा लगभग 3 से 3.5 के बीच में। तो मेरे को ये लग रहा है कि 20% की लोन बुक ग्रोथ के लिए 3.5 से 4 का प्राइस टू बुक रेशियो देना यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव डील नजर आती है। इसलिए मेरे पर्सपेक्टिव से इस बैंक के स्टॉक के अंदर एट करंट वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई नहीं देती है। ऑल्दो बाकी के इन्वेस्टर्स का दूसरा थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिकॉज मेरे को ये लग रहा है बाकी कुछ और भी बैंक है लाइक डीसीबी बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, सीएसबी बैंक है, उनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 20 से 25% के आसपास में ग्रोथ होती है और उन बैंक्स का स्टॉक लगभग 1 से 1.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करते हैं। तो एयू बैंक के कंपैरिजन में मेरे को उन तीन बैंक्स के साथ में ज्यादा कंफर्ट आता है, बिकॉज वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से मेरे को वाले बैंक्स यहाँ पे एयू बैंक के स्टॉक से चीपर ट्रेड करती हुई नजर आती है एंड उनकी लोन बुक की ग्रोथ भी एयू बैंक की जो लोन बुक की ग्रोथ है उसके आसपास में ही है एंड सीएससी बैंक की लोन बुक तो यहाँ पे लगभग 25 से 30% से ग्रोथ करती है। मतलब एयू बैंक की लोन बुक ग्रोथ है उससे थोड़ी ज्यादा रेट से ग्रोथ करती है एंड उस बैंक का स्टॉक तो लगभग 1.5 से 2 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड करता है। तो इन समरी में तो ये कहना चाहूंगा कि एयू बैंक के कंपैरिजन में मेरे को जो बाकी की बैंक्स हैं जिनका नाम मैंने लिया है वहां पे मेरे को ज्यादा कंफर्ट आता है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव बताया है, ये मेरा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। अब थंगामाई ज्वेलर्स को पिक करते हैं और इसके जो Q3 FY26 के नंबर्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये है थंगामाई ज्वेलर्स के Q3 के नंबर्स। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो लास्ट से Q3 के अंदर इनका रेवेन्यू था 1132 करोड़ रुपए का एंड इस साल Q3 FY26 के अंदर का रेवेन्यू आया 2401 करोड़ रुपए का। मतलब वाई परस्पेक्टिव से इनका रेवेन्यू यहाँ पे 112% से ग्रोथ किया है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो लास्ट से Q3 के अंदर इनका प्रॉफिट था 48 करोड़ रुपीज का एंड इस साल इनका प्रॉफिट आया Q3 के अंदर 105 करोड़ रुपए का। मतलब प्रॉफिट के अंदर वाई परस्पेक्टिव से यहाँ पे 119% से ग्रोथ करी है। बात कर लेते हैं वॉल्यूम ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इनकी प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो केवल गोल्ड के प्राइस हाइक की वजह से आई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि वाई परस्पेक्टिव से इनका वॉल्यूम ग्रोथ गोल्ड के अंदर 32% से है। मतलब लास्ट Q3 के अंदर थंगामाई ज्वेलर्स ने यहाँ पे 1325 किलो का यहाँ पे गोल्ड प्रोसेस किया था ज्वेलरी के रूप में एंड इस साल वो ग्रोथ करके Q3 के अंदर यहाँ पे 1743 केजी का गोल्ड प्रोसेस किया है। एंड सिल्वर के अंदर भी इन लोगों की यहाँ पे 41% की वॉल्यूम ग्रोथ है एंड डायमंड के अंदर यहाँ पे 46% से वॉल्यूम ग्रोथ है। एंड बात करें Q3 FY26 के अंदर एसएसजी के बारे में तो इनका जो एसएसजी रहा वो 61% का रहा है। मतलब जो गोल्ड में प्राइस यहाँ पे हाइक हुआ है उसकी वजह से तो एसएसजी यहाँ पे रिपोर्ट हुआ ही है, साथ में जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से भी यहाँ पे इनका एसएसजी ग्रोथ किया है। एंड बात कर लेते हैं इस कंपनी के शुरुआत के जो 3 क्वार्टर गए FY26 के अंदर उसमें ग्रोथ किस तरह से रिपोर्ट हुई है। तो रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से इस कंपनी में 60% की ग्रोथ हुई है शुरुआत के 3 क्वार्टर में। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट था 87 करोड़ रुपीज का, वो इस साल रिपोर्ट हुआ 210 करोड़ रुपए का। मतलब प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे 140% से ग्रोथ हुई है शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर। एंड बात करें वॉल्यूम ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो गोल्ड के अंदर इनका वॉल्यूम ग्रोथ 9% का रहा है, सिल्वर के अंदर 24% का रहा है एंड डायमंड के अंदर 28% का रहा है। एंड यदि एसएसजी के परस्पेक्टिव से देखें तो शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका एवरेज एसएसजी रहा है 26% का। एंड कंपनी ने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर हमने यहाँ पे 10 रिटेल शोरूम्स ओपन करे हैं, तो करंटली जो उनका रिटेल शोरूम्स का काउंट हो गया वो 66 हो गया है। मतलब लास्ट ईयर जो इनका बेस था 56 रिटेल शोरूम्स का था उसके ऊपर यहाँ पे इन लोगों ने
10 शोरूम्स ऐड करे हैं। मतलब रिटेल स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से इन लोगों ने शुरुआत के 3 क्वार्टर में लगभग 20% ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट करी है। एंड बात कर लेते हैं इनके स्टड रेशियो के पर्सपेक्टिव से, मतलब जो इनकी नॉन गोल्ड सेल्स है उसके पर्सपेक्टिव से, तो करंटली इनका स्टड रेशियो लगभग 8.5% के आसपास में है। एंड लास्ट से शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका स्टड रेशियो लगभग 8.25% के आसपास में था। तो लगभग सेम साइज दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा कोई ऐसा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। बट इस कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है 120% का, वो बहुत ही फिनोमिनल यहाँ पे मेरे को लग रहा है। तो ये हमने डिस्कस करे थंगामाइल ज्वेलर्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स। एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। इनके रेवेन्यू की ग्रोथ आई है लगभग 112% के आसपास में, प्रॉफिट की ग्रोथ आई लगभग 119% के आसपास में, एंड इनका एसएसजी भी यहाँ पे अच्छा खासा रिपोर्ट हुआ है। मतलब जितने भी रिटेल गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज हैं उनके अंदर थंगामाइल ज्वेलर्स ने सबसे हाईएस्ट रेट से अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर किया है। एंड जिसकी वजह से इस कंपनी का लास्ट के 4 क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू नंबर निकल गया है 7,000 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड जो इनका अर्निंग ग्रोथ का मोमेंटम है, ये देखते हुए ये लग रहा है कि FY 2026 के अंदर ये कंपनी लगभग लगभग 8,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है। अब एक बार इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो है FY 2026 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो FY 2026 के अंदर इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकता है 8,000 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस कंपनी का जो पैट मार्जिन का ट्रेंड रहा है लगभग 3.5% के आसपास में रहा है। तो 8,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे इसका पैट निकल के आ सकता है लगभग 280 करोड़ रुपए के आसपास में। करंट इस कंपनी के मार्केट कैप है लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि 12,000 करोड़ रुपए के अंदर यदि इस कंपनी की जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड अर्निंग है लगभग 280 करोड़ रुपए का डिवाइड करते हैं, तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 43 के आसपास में। और इस कंपनी की FY 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट की ग्रोथ होगी FY 2025 के कंपैरिजन में वो लगभग 125 से 130% के आसपास में होगी। मतलब FY 2026 की एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ के अकॉर्डिंग यदि इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो निकल के आता है 0.3 से 0.4 के आसपास में। बट FY 2026 को कंप्लीट होने में लगभग अभी एक ही क्वार्टर बचा है। तो हमें FY 2026 की जो अर्निंग ग्रोथ है उसके पर्सपेक्टिव से फॉरवर्ड पैग रेशियो नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि FY 2027 के अंदर ये कंपनी FY 2026 के बेस से किस रेट से ग्रोथ कर पाती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करेक्टली फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। बट उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इस कंपनी के मैनेजमेंट FY 2027 के लिए किस रेट से ग्रोथ करने का गाइडेंस देती है। बिकॉज FY 2026 की ग्रोथ के बाद में इस कंपनी का बेस बहुत हाई बन चुका है। अब ये देखना पड़ेगा कि इस हाई बेस के ऊपर ये कंपनी और किस रेट से ग्रोथ कर पाती है। बिकॉज इस कंपनी का जो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट है वो ऐसे कोई 40-50% के आसपास में नहीं है। हार्डली ये कंपनी लगभग 20 से 25% के आसपास अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रही है। तो उस स्टोर एक्सपेंशन को देखते हुए मेरे को ये लग रहा है कि जो ग्रोथ इन लोगों ने FY 2025 से FY 2026 के अंदर रिपोर्ट करेंगे, वैसी ग्रोथ शायद ये लोग FY 2026 से FY 2027 में रिपोर्ट कर पाए। बट एक बार जो क्वार्टर 4 के नंबर्स आएंगे उसके बाद में जो कंपनी की कॉन कॉल होगी उसके अंदर एक बार देखना पड़ेगा कि FY 2027 के अकॉर्डिंगली ये कंपनी किस तरह से अपना ग्रोथ गाइडेंस देती है, ताकि उसके बेसिस पे हम लोग इसका एक बार फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, जिससे हमें पता लग पाएगा कि स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है। आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे डिफर कर सकता है। कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।